गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पाया आप लोगों को। वो इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी और फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं दे पाया। तो अब हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लासेस को। तो बच्चों, हम एडवांस साइंस के कुछ टॉपिक कर चुके हैं, तो आज मैं नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, जिसको बोलेंगे हिंदी में विद्युत। ठीक है, विद्युत करेंगे आज हम। ठीक है, और जो बच्चों जो टॉपिक मैं करवाता हूँ ना, प्लीज़ उसकी घर पे प्रैक्टिस किया करो। थ्योरेटिकल अलग से कराता हूँ और न्यूमेरिकल अलग से कराता हूँ, तो प्लीज़ प्रैक्टिस किया करो बच्चों। ठीक है, स्टडी फॉर जॉब है, स्टडी फॉर जॉब, ये मेरा चैनल है, मेरा अपना पर्सनल चैनल है। तो इस पे जीके और साइंस की, जनरल साइंस की, जीके की, कंप्यूटर्स की, ये सब वीडियो आती हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस भी बच्चे की कोई क्वेरी है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आज हम करेंगे स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो दो तरह से होती है। ठीक है, एक तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी और यानी कि स्थितिकी और मोशन वाली। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? मोशन में होती है। ठीक है, यानी कि विद्युत वाली, विद्युत। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आज इस लेक्चर में हम कौन सी करेंगे? ये करेंगे करंट वाली करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले टॉपिक हमारा होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट करेंगे आज हम। हेडिंग डाल लेते हैं, जो बच्चे नोट बना रहे हैं वो हेडिंग डाल लेना। इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में बोले तो विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं बेटा आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, विद्युत धारा जो है, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज होता है ना जो, यानी आवेश के, चार्ज किसको बोलते हैं? आवेश को। आवेश की बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को बोला जाता है विद्युत धारा। दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, जैसे आई जो होगा वो Q/T होगा, ये फॉर्मूला होगा। आई जो है Q/T होगा। तो Q क्या होगा? चार्ज, जहाँ पे Q क्या होगा? चार्ज, T क्या होगा? टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही क्या होगा? हमारा करंट होगा। करंट यानी विद्युत धारा। ठीक है, इसका जो यूनिट होगी चार्ज का, क्या होता है? कूलम्ब होता है। कूलम्ब को डिनोट करेंगे हम C से, और टाइम का सेकंड से, यानी कि कूलम्ब पर सेकंड, या फिर एम्पियर में भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये यूनिट होगा बच्चों। क्लियर है बच्चों? देख लो एक बार, क्लियर है ना? क्लियर है? एक बार देख लीजिएगा, क्लियर है ना आप सभी को?
ठीक है। ये होता है करंट, विद्युत धारा Q/T, चार्ज बटा टाइम, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, यूनिट देख लीजिएगा आप। और इसमें क्या यूज हुआ है, चार्ज आया ना। चार्ज क्या होता है, Q से डिनोट किया जाता है। चार्ज जो होगा Q इक्वल्स टू NE के बराबर होगा। Q इक्वल्स टू NE, Q इक्वल्स टू NE मतलब N, जहाँ पे N जो होगा ना बच्चे, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो होगा, E क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, फर्क बस इतना है, ये माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिवली चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन्स पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस फर्क इतना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का होगा। ठीक है, चार्ज है ना, Q इक्वल्स टू NE फॉर्मूला होगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, E इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, ये है करंट में चार्ज जो है इस्तेमाल होता है। देखो जब भी है ना, अगर चार्ज है ना, चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। यानी कि चार्ज ही, आवेश का जो मोशन होगा ना, वही डिपेंड करता है किस पे, करंट पे। करंट डिपेंड करता है चार्ज पे। फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो समझ लो तभी उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चे, तभी उसमें फ्लो करेगा करंट। ठीक है, ये देखना कभी भी प्लस 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 होगा ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसके डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अगर नेगेटिव होगा ना, तो इसका ये इस तरफ फ्लो करेगा तो करंट पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब मैं बता देता हूँ आपको चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी कि जिस फोर्स से चार्ज जो है फ्लो करता है, यानी करंट फ्लो करता है चार्जेस के आपस में लगने वाली फोर्सेस से। ठीक है, सपोर्ट किया करो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप लोग मोटिवेट करोगे तभी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की, बस सपोर्ट करने से। ये होता है कि बच्चे हैं ना, समझ रहे हैं, बच्चे भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, तभी बार बार क्लास लेने को मन करता है। ठीक है, मैं कह रहा था फोर्स जो होगा कौन सा अप्लाई होता है चार्जेस में। मैं पिछली लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, यदि दो मास जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और बीच में r मीटर की दूरी पर होते हैं, तो इस पर फोर्स कौन सा लग रहा था, Gm1m2/r², यही लग रहा था ना। इसी तरह से चार्ज अपनी पर्टिकुलर दूरी पर हो, Q1 और Q2 r डिस्टेंस की दूरी पर हो, तो जो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2/r², यानी फोर्स होगा KQ1 Q2/r²। ठीक है, ये फोर्स होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये फोर्स होगा। ठीक है, और जो चार्ज होता है ना, चार्ज होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली जो होगा वो मेटल्स में होगा, मेटल्स में नेगेटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स में प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो, उसमें नेगेटिव भी चार्ज हो सकता, फ्लो करता है, पॉजिटिव भी, और मेटल्स में ओनली नेगेटिवली चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, क्लियर है। ये फोर्स
अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना। और क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स मैं इकट्ठे करवाना चाहूँगा तो एग्जामिनर दे देगा, जैसे 2 कूलम का इस तरह चार्ज लगा हुआ है और 3 कूलम का इस तरह लगा हुआ है, बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है, पूछ लेगा दोनों चार्ज के बीच का फोर्स क्या हुआ, ठीक है, और के कांस्टेंट दे देगा आपको, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर है? ये था 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है ना? नेक्स्ट करते हैं हम। और क्या यूज होता है इसमें लेक्चर्स में? ये जो पहले हम इंट्रोडक्टिव पार्ट है बेटा, ये सिर्फ हम टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या टर्म्स इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस जितना HSSC में आने लायक है ना सिर्फ उतना ही करेंगे ताकि आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। अब है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं इसको विभवांतर। इसको डिनोट करते हैं हम V से, V से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है, विभवांतर को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? W/Q, यानी कि जितना चार्ज है ना, यानी चार्ज जो है ना, यानी पॉइंट मान लो ये A है, ये पॉइंट B है, इस B से A के पास आने में चार्ज को, मान लो चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा है या फिर इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मान लो इधर से मान लेते हैं, ठीक है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यानी A से B तक जाने में है ना, चार्ज ने A से B तक फ्लो करने में जितना कार्य करा है, जितना कार्य किया है वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है, ठीक है। यानी कि इसको लिखे तो हम ये VB, इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA, सॉरी ये VA, ये VB है, तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करेंगे ना। असल में पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिनोट करेंगे तो ये कोई टर्म्स होती नहीं है, इसको V से ही डिनोट करते हैं, इसलिए लिखा जाता है। तो असल में ये क्या होगा? VA माइनस VB जो होगा वो W/Q होगा, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। क्लियर है? जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिएगा। A से B के बीच जो चार्ज फ्लो करने में जो कार्य लगा है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। क्लियर है? डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसका यूनिट बोल लें तो वर्क का यूनिट होता है बेटा जूल, वर्क का यूनिट होता है जूल, और कूलम्ब होता है चार्ज का, तो जूल पर कूलम ये बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम किसका यूनिट है? वोल्ट का, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, चार्ज हो गया, और कौन सा टर्म है जो डिस्कस करने वाला है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध। इसको R से डिनोट करते हैं बच्चों, R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस असल में क्या होता है? जैसे कोई सर्किट है, मान लो ये सर्किट है, इसमें ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो है ना, ये करंट को प्रतिरोध करता है, यानी कि रोकता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। करंट को रोकने की कोशिश करता है, इसका काम है करंट को रोकना, ठीक है।
प्रतिरोध वही होता है, ठीक है, क्लियर है। करंट को यानी कि बोले तो करंट को विद्युत धारा को कंट्रोल करता है, विद्युत धारा को रोकता है, रोकने की कोशिश करता है या रोकता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं, और सीरीज़ में भी हो सकता है रेजिस्टेंस, सीरीज़ में होगा तो क्या होगा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अगर इनको जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या निकल कर आएगा, ये मान लो R हो गया, R यानी R इक्विवेलेंट बोल देते हैं R1 प्लस R2, ठीक है। ये कैसे आता है बच्चों, ये कैसे आता है, देखो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो I कर रहा है, I इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसमें भी I कर रहा है, ठीक है। करंट तो सेम फ्लो कर रहा है ना दोनों में, बस क्या है सीरीज जो है रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसमें अलग अलग थे, इसमें इकट्ठा है, तो इसका मतलब क्या है करंट सेम फ्लो कर रहा है। तो हम R इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं V/R, ये हमने इससे थोड़ा पहले करवा देना था, चलो कोई नहीं, V/R। तो ओम्स लॉ पढ़ा होगा सबसे पहले, अब ओम्स लॉ करा देता हूँ मैं, इस पे बेस्ड हो जाएगा फिर, ठीक है। एक बार साइड में पहले ओम्स लॉ कर लो, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होगा बच्चों, ओम्स लॉ में V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक। V जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो जैसे कैसे होता है ये भी बता देता हूँ मैं, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे जो भी है 4 वोल्ट जो भी है, ये बैटरी है 40 वोल्ट की, 400 वोल्ट की, जो भी है, ये बैटरी कनेक्ट करी। देखो ये जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक इसमें क्या नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चों, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी नहीं होगी तो करंट कैसे आएगा, कोई ना कोई तो पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर गया ना करंट। जब हम बैटरी कनेक्ट करी, ये वोल्ट में बैटरी होती है ना, फ़ोन की बैटरी भी लेने जाते हो तो पूछते हो ना कितने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, तो वो वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका पोटेंशियल कितना है वो डिपेंड करता है किस पे, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे करेगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा R, यानी V इक्वल्स टू RI। ये क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। R जो है ये क्या है, कांस्टेंट है जिसको बोला गया है रेजिस्टेंस, ठीक। पहले ये कराना था फिर जाके ये करवाना था मुझे, सॉरी बच्चों उसके लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, ठीक है बच्चों, ये प्रतिरोध है, डिपेंड किस पे करा, पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे, क्योंकि बैटरी देंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तभी रेजिस्टेंस अपना काम करेगा, तभी करंट को रोकने की कोशिश करेगा, यानी प्रतिरोधकता करेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। एक तरह से कहो तो करंट कंट्रोल करता है ये करंट को, ठीक है, नियंत्रित रखता है ना, ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करने देता, ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। अब देखते हैं हम सीरीज वाला, ये था ओम्स लॉ, नोट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। अब हम सीरीज़ में अगर रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो R जो इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट क्या हो गया, इसमें करंट इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, फ़र्क बस इतना होगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो यानी कि इसकी बैटरी जो है, मान लो इधर बैटरी कनेक्ट करी है, जो भी है जितनी भी बैटरी कनेक्ट करी हो, मान लो बैटरी कनेक्ट करी है, चाहे कुछ भी करी हो हमने,
ये प्लस होगा नेगेटिव, ये प्लस नेगेटिव। तो कितनी भी बैटरी कनेक्ट करी हो, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये करंट दोनों में है तो सेम ही, करंट का तो कोई वो नहीं है, करंट सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो करंट है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये बैटरी भी सेम है, ये 4 वोल्ट है या जो भी है, ये बैटरी भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वोल्ट जो है V इक्विवेलेंट जो है, V इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट बराबर है इसका अलग से, दोनों का अलग से होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। इसका V क्या है, इसका V मान लो V1 है, इसका V मान लो V2 है, क्लियर है, इसका V2 है मान लो, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 आ रहा है, इसमें V2 आ रहा है मान लो। तो फिर क्या होगा, V इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1 R1, I1 तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, R1 प्लस IR2, क्लियर है, IR1 प्लस IR2। ठीक है बच्चों, कैसे V इक्विवेलेंट जो है बैटरी वो कनेक्ट करी है, तो आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है मान लो, ठीक है, V1 इधर को है, V2 इधर को है, तो VR1 VR2 नहीं सॉरी IR1, क्योंकि V1 क्या है IR1, क्यों, क्योंकि V जो होता है IR के इक्वल होता है, ये हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो इसमें IR1 हो जाएगा, ये IR2 हो जाएगा, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो कर रहा है ना, करंट थोड़ी बट रहा है, करंट तो नहीं बट रहा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो I से I कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या निकल के आया, R इक्विवेलेंट क्या निकल के आया, R1 प्लस R2, और यही सीरीज़ में होता है। ठीक है, यही सीरीज़ में होता है। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। ये रजिस्टर्स में सीरीज़ में क्या होता है, ऐड होता है। क्लियर है। अब हम करेंगे पैरेलल में करेंगे। अब पैरेलल में आप लोगों को पता ही होगा, जैसे ऐसे ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। इसमें क्या है, इसमें बैटरी वही कनेक्ट है, बैटरी वही कनेक्ट है ना। तो यानी मान लो 4 वोल्ट की है, जो भी बैटरी, तो वोल्ट भी मान लो, सीधा V मान लो। तो V जो है, इसका वोल्ट जो है दोनों का कॉमन है, और दोनों का कॉमन है ना, तो V जो है V इक्विवेलेंट होगा V1 प्लस V2, और V क्या है, सॉरी V1 नहीं, IR1। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, करंट सेम होगा, करंट सेम है ना, करंट फ्लो सेम कर रहा है, तो I इक्विवेलेंट I1 प्लस I2, क्योंकि इसमें I1 है, ये I2 है। ठीक है, तो यहाँ से करंट I है, इधर जाके बट जाएगा, इधर I1 में चला जाएगा, ये I2 में चल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। देखो यहाँ से करंट चला, I1 इधर को चला गया, फिर ऊपर I2 चला, I2 इधर को चला गया, तो I इक्विवेलेंट I1 I2 लिख सकते हैं। तो इसीलिए V कॉमन है इन दोनों में, V कॉमन है तो क्या लिख सकते हैं, V इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V इक्विवेलेंट, V तो कॉमन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, V R1 V R2। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो बता दो, क्योंकि V होता है IR, तो इसका मतलब क्या हो गया, I क्या हो जाएगा, V बाई R,
आई वी बाई आर है ना, तो आई की जगह वी बाई आर लिख दिया हमने। देखो आई इक्विवेलेंट क्या है, आई यहाँ से मान लो इस बैटरी ने, इस वोल्ट ने, पोटेंशियल डिफरेंस ने करंट फ्लो करा, आई करा, ठीक है, इधर को चला, तो I1 में यहाँ पे बट गया और आधा ऊपर चला गया I2 इधर बट गया, ठीक है ना। तो I1 प्लस I2 पूरा करंट हो गया ना, दोनों में बटा हुआ है, तो I1 प्लस I2 आई इक्विवेलेंट लिख दिया हमने। ये मान लो इधर आई इक्विवेलेंट गया था, ठीक है। V बाई आर इक्विवेलेंट, आई इक्विवेलेंट को लिख सकते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V बाई आर इक्विवेलेंट है V बाई R1 प्लस V बाई R2। V तीनों में सेम है, V तो सेम है सबका, V थोड़ी बट रहा है, V तो सेम है ना। तो V का सिर्फ काम क्या होता है, करंट देना काम होता है, बस करंट ही बटा है, V थोड़ी बटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या निकल कर आया, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर है 1/R इक्विवेलेंट। तो ये कब किस में होता है, ये पैरेलल में होता है बेटा। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में ये होगा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना, ये पैरेलल में होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कल प्रैक्टिस करवाएंगे। आज सिर्फ मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को आज कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो इसलिए मैं रब कर देता हूँ। अब जल्दी जल्दी करा रहा हूँ बच्चों, ये मत सोचिएगा। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, फालतू की चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही नहीं रहा। जितनी सिर्फ ज़रूरत है ना हमारे सिलेबस से रिलेटेड, जितना हमारे HSSC में आ सकता है, रेलवे में भी आ सकता है, HSSC में आ सकता है, एयरफोर्स में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्या रह गया, कोई कौन सा टर्म्स रह गया, ओम्स लॉ भी हो गया हमारा, ठीक है ना। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस रह गया, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक, प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है, ये देखना है हमें। देखो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A यानी एरिया, ठीक है। तो R का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करेंगे हम, रो L बाई A, ये फॉर्मूला है, रो L बाई A, रो L बाई A। रो क्या होगा, रजिस्टिविटी, इसमें रो क्या होगा, रजिस्टिविटी होगा, रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी में बोले तो विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है, ये रो है। देखो R रेजिस्टेंस जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों। देखो ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, सिलेंड्रिकल वायर, इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसकी है ना L है, इसकी लेंथ L है, तो और एरिया जो भी दे दिया जाए, तो अगर हम इसकी जगह पे 2L वाली वायर ले, ओ सॉरी ज़्यादा ही बद्दी सी बन गई, 2L वाली वायर ले लें तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो 2L कर दिया जाए तो दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी ना, यानी ये डिपेंड करता है लेंथ पे। और अगर एरिया के हिसाब से इसका एरिया A है, इसका एरिया अगर 2A कर दिया जाए तो क्या होगा,
2a कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि ये घटेगा। यानी लेंथ बढ़ेगी तो रजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये बात ध्यान रखना। एल कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये ए बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, क्लियर है बच्चों। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये एक एक नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों, ठीक है, या फिर क्वेश्चन भी सोल्व करवा लिया जाता है हमसे, क्लियर है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये रजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, किस तरह का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है रजिस्टिविटी। यानी कि मान लो जो वायर है, जो तार है वो कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, अगर कॉपर का होगा तो रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम का होगा तो रजिस्टिविटी कम होगी। ये डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि कॉपर का होगा तो जाहिर सी बात है रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, करंट जो है, नहीं रजिस्टिविटी कम होगी, सॉरी, कॉपर में करंट कम होगी और एल्यूमिनियम में ज़्यादा होगी, और रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट को रोकेगा तो करंट कम फ्लो करेगा, यानी कि कॉपर में करंट क्या ज़्यादा फ्लो करता है, यानी कि रेजिस्टिविटी कम है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल पे, ठीक है बच्चों, इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ना सिर्फ वही बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। डेली लाइफ में देखते होंगे ना, हम कभी भी मोटर लेने जाते हैं कूलर की या किसी भी चीज़ की, तो हम क्या कहेंगे, कॉपर वाली तार की मोटर देना भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है, रजिस्टिविटी कम होती है, रजिस्टिविटी कम होती है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, यानी कि करंट को रोकेगा नहीं। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को रोकना, ठीक है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट करेंगे हम, वो कर लिया हमने, सीरीज़ में पैरेलल में कर लिया। अब करते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ये भी मायने रखता है, हीटिंग इफेक्ट। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है बच्चों इस चैप्टर का, मैंने आज ही करवा दिया है मैंने ये थ्योरेटिकल पोर्शन, कल हम पूरे न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस्ड। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। आप लोगों ने कमरे में बल्ब जगता हुआ देखा होगा, ठीक है, वो हीट रिलीज़ करता है ना, हीट रिलीज़, तो हीट किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट, एच से डिनोट करेंगे हम हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई स्क्वायर के, या फिर हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के भी, ठीक है। जाहिर सी बात है आई पे डिपेंड कर रहा है तो आर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है ना, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई स्क्वायर के, आर के और टी के, ठीक है बच्चों, टी के भी डिपेंड करेगा। तो क्या होगा, मतलब कहने का ये है कि हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होगा हीट का, ऊष्मा का फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। यूनिट इसकी क्या होगी, हीट की यूनिट होती है जूल, जो कार्य की होती है वही जूल की होती है, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, कितने समय के लिए फ्लो कर रही है, ठीक है, कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट, यही हीटिंग इफेक्ट होगा। करंट जो है, करंट कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है, विद्युत धारा कितने समय के लिए फ्लो कर रही है। यानी बल्ब को ज़्यादा देर तक ऑन कर देते हैं, बटन दबाते हैं, बल्ब को ऑन कर देते हैं, तो क्या होगा, करंट जो है ना ज़्यादा टाइम तक चलता है,
टाइम भी ज़्यादा हो गया, करंट भी ज़्यादा हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, मान लो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना करंट का पड़ रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ठीक है ना, ये स्क्वायर में है तो रेजिस्टेंस को माइंड नहीं करेगा ये। तो क्या होगा, इससे हीट प्रोड्यूस होगी और बल्ब जो है ज़्यादा देर तक जलाते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट महसूस होती है, वो एनर्जी रिलीज करता है फिर। क्लियर है ना बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या रह गया, अब मैं देख लूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक और क्या रह गया, एक सेकेंड। पावर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। पावर यानी शक्ति, पावर। पावर क्या होगा, पावर को पी से डिनोट करेंगे, एक तरह से एनर्जी बाई टाइम, पी। आप लोगों ने पढ़ा हो तो पिछले वर्क डन वाले लेक्चर में पढ़ाया था, P इक्वल्स टू W/T पढ़ाया था ना मैंने, वही बात ये है। एनर्जी क्या है, एक तरह से वर्क है, किसी काम को करने के लिए जो एनर्जी लगाई गई है, वर्क की भी यूनिट जूल है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, W/T P। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है ना, W/T भी लिख सकते हैं। और एनर्जी क्या है, I²R T डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल आउट, I²R, यानी पावर निकल कर आया हमारा I²R, ठीक, I²R निकल कर आया, ठीक है बच्चों, I²R निकल कर आया, पीछे पढ़ा था ना हमने, तो I²R निकल कर आया हमारा एनर्जी, सॉरी पावर, पावर I²R एनर्जी निकल कर आया। तो हीट जो हो गया, हीट क्या था, हीट W इंटू पावर इंटू टाइम हो जाएगा हीट, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी है, ठीक है, वर्क डन ही एनर्जी है, तो P इंटू टाइम यानी वर्क डन, या फिर कह लो एनर्जी, यानी कह लो हीट, बात एक ही है। तो ये क्या आ गया, पावर इंटू टाइम, ये नोट कर लो आप, पावर इंटू टाइम, क्योंकि ये इस तरफ चला गया ना। क्लियर है बच्चों, ठीक है। I²RT ये W/T था, इसलिए W/T था, तो Q I क्या था, Q/T। अब मैं इसको क्लियर बता देता हूँ कैसे आया, ये Q/T था ना, तो I इंटू Q की जगह हो जाएगा IT, इसलिए ये आया था IT, यानी कि W था हमारा Q/T, W/T, ठीक है। और I इंटू IT, तो I² इंटू T हो गया था, तो T से T कैंसिल हो गया था और R आ गया था, ठीक है बच्चों। यानी कि P जो है था एनर्जी बाई टाइम था, एनर्जी बाई टाइम था, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में कितनी एनर्जी लेस हुई है। जब बल्ब ऑन किया गया था तो एनर्जी जो है कितने टाइम में एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, वही पावर होगी उसकी। तो W/T भी लिख सकते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो I² एनर्जी क्या है, I²R इंटू T डिवाइड बाई T, ठीक है। तो I²R निकल कर आ गया, P का जो हो गया पावर जो हो गया I²R हो गया, ठीक है। और वर्क, एनर्जी और हीट एक ही चीज़ है, इनको जूल में डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। पावर को यूनिट, पावर की यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ पावर वाट, ठीक है। पावर की यूनिट की क्या होगी, वाट होगी। क्लियर है बच्चों,
पावर की यूनिट क्या होगी, वाट है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा इसमें, ठीक है। वाट होगी पावर की यूनिट, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आज के लिए बस इतना ही था। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा नोट कर रहा होगा ना तो वो घर में प्रैक्टिस करेगा, इन कंसेप्ट को लिख के देखेगा फार्मूलाज को। आज ये फार्मूला याद कर लो, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है ना मैं कल करवाऊंगा, अगर नेक्स्ट लेक्चर में इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवा दूंगा। न्यूमेरिकल कराने से पहले ना आप लोगों को फार्मूला रिमाइंड करवा दूंगा, एक बार घर में याद जरूर करके आइएगा, एक बार रिमाइंड करवा दूंगा ताकि आप लोगों को पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। इन शॉर्ट करा दूंगा। अब तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया आप लोगों को कि कौन सा फार्मूला कैसे आया, ठीक है ना। तो फिर मैं कल है ना क्या करूँगा, फार्मूला की एक टेबल बना दूंगा इस चैप्टर की। नेक्स्ट जो भी चैप्टर आया करेंगे ना उनकी फार्मूला की एक टेबल बना दूंगा ताकि फार्मूला आप एग्जाम देने जाए ना फार्मूला भी पढ़ेंगे ना। अभी कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ये मत समझना कि फार्मूला पढ़ा और हमने प्रैक्टिस करने लग गए, ऐसा मत करना, धोखा मत करना अपने आप से, ठीक है। मैं फार्मूला की लिस्ट इसलिए बनवाना चाहूँगा आप लोगों का, और जब एग्ज़ाम होगा ना उससे पहले भी सारे साइंस के फार्मूलाज आपको लोगों को लिखवा दूंगा ताकि 2 दिन पहले भी आप वो फार्मूला याद करके लेके जाएं या रट के ले जाएं, जो भी है, ताकि आप इजीली जो है ना फार्मूला के बेस पे आप क्वेश्चन मतलब सोल्व कर सकें, ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकें। आज के लिए बस इतना ही था बच्चों। स्टडी फॉर जॉब मेरा चैनल है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए प्लीज़ बच्चों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मेरा स्टडी फॉर जॉब के नाम से, स्टडी फॉर जॉब के नाम से। जो बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ स्टडी फॉर जॉब चैनल को सर्च कर लीजिएगा, उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी मेरी वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है बच्चों। और ये मेरा नंबर है, किसी बच्चे को कोई क्वेरी चाहिए, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी कुछ भी चाहिए आप लोगों को तो स्टडी फॉर जॉब आप एक बार प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था। ओके, बाय, टेक केयर।